फालिज ये एक ऐसी दिमागी बीमारी है जो काबिल इलाज भी है और काबिल बचाव भी है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अदनान असलम है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, हेड ऑफ़ न्यूरोलॉजी हूँ एट सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। मैं फॉर्मर चेयरपर्सन हूँ डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान स्ट्रोक सोसाइटी का। इससे पहले कि मैं फालिज के बारे में आपको ये बताऊं कि काबिल इलाज है या नहीं, हम अपने नाजरीन को बताएं कि फालिज एक्चुअली है क्या। फालिज एक दिमागी बीमारी है, अचानक से होने वाली दिमागी बीमारी है जिसमें दिमाग की शरियानों में अचानक से रुकावट आ जाती है या दिमाग की शरियान कहीं से फट जाती है और उससे खून रिसना शुरू हो जाता है। जो पहली किस्म है जिसके अंदर दिमाग की शरियान में रुकावट आ जाती है, क्लॉट आ जाता है, उसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। और दूसरी बड़ी अहम किस्म जिसमें दिमाग की शरियान फट जाती है और उससे खून रिसना शुरू हो जाता है, उसको हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त हर साल 16 मिलियन लोग फालिज का शिकार होते हैं। इन 16 मिलियन लोगों में से 6 मिलियन लोग फालिज की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं और 6 मिलियन लोग इस फालिज की वजह से परमानेंट माजूरी की ज़िंदगी यानी डिसेबिलिटी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। पाकिस्तान में हर साल 4.5 लाख लोग फालिज की वजह से माजूर हो जाते हैं या खुदा न खास्ता उनकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। हर साल 4.5 लाख लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में फालिज के रिपोर्ट हो रहे हैं। फालिज एक ऐसी दिमागी बीमारी है जो काबिल इलाज भी है और काबिल बचाव भी है। फालिज मर्दों में ख़वातीन की निस्बत ज़्यादा है, लेकिन चूँकि ख़वातीन में भी शुगर की शरह बढ़ गई, ब्लड प्रेशर की शरह बढ़ गई और स्मोकिंग की टेंडेंसी बढ़ गई, तो अब ख़वातीन में भी जो फालिज का रिस्क है वो मर्दों के बराबर हो गया। फैमिली हिस्ट्री अगर आपकी है फालिज की तो आप में टेंडेंसी है कि आपको भी ज़िंदगी के किसी हिस्से में फालिज का अटैक हो सकता है। अगर आपको शुगर है और आप शुगर कंट्रोल नहीं रखते, अगर आप ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में मुब्तला हैं और आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रखते, आप स्मोकिंग करते हैं, आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप बहुत ज़्यादा जो है एक्टिविटी वाली ज़िंदगी नहीं गुजारते और सहल पसंद ज़िंदगी गुजारते हैं, या खुदा न खास्ता आपको दिल का कोई मर्ज़ लाहक है जिसमें दिल की शरियान का बंद हो जाना, दिल की धड़कन का बेतरतीब हो जाना या हार्ट अटैक होना या हार्ट फेलियर, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिल की बीमारियां कंट्रीब्यूट करती हैं, आपको एट रिस्क करती हैं टूवर्ड्स डेवलपिंग स्ट्रोक। अगर आप बहुत मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं, जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, डाइन आउट बहुत ज़्यादा करते हैं, तो जमा खातिर रखिए आपको आम शख्स की निस्बत, आम आदमी की निस्बत बहुत ज़्यादा फालिज का ख़दशा है। ये एक ऐसी दिमागी बीमारी है जो काबिल इलाज भी है और काबिल बचाव भी है। अगर फालिज के मरीज़ फौरी तौर पर एमरजेंसी में तशरीफ़ ले आएँ, फालिज होने के 3 घंटे से 4.5 घंटे के अंदर एमरजेंसी में तशरीफ़ ले आएँ तो फालिज का इलाज मुमकिन है और माजूरी से बचा जा सकता है। जी, एक इंजेक्शन है जिसको टिशू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर कहा जाता है। ये इंजेक्शन अगर 3 से 4.5 घंटे के अंदर लगाया जाए तो फालिज से होने वाली माजूरी से बचाव मुमकिन है। अब फालिज की अलामात क्या हैं? फालिज के कुछ वार्निंग साइंस हैं, वो बड़े अहम हैं जिसका आम आदमी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर खुदा न खास्ता एकदम से आपके चेहरे में कोई तब्दीली आ जाए, यानी चेहरा एक तरफ मुड़ जाए, या आपको बोलने में अचानक से दिक्कत होनी शुरू हो जाए, या आपका एक बाजू या एक टांग उठाने में आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाए, या पूरी एक साइड सुन्न हो जाए, या जिस्म की एक साइड काम करना छोड़ जाए, आपको बोलने में मैंने कहा दिक्कत होनी शुरू हो जाए, या आपको सडन ऑनसेट अचानक से आपकी विजन में यानी नज़र में तब्दीली आनी शुरू हो जाए, या अचानक से बिहेवियर में तब्दीली आनी शुरू हो जाए, तो आपको फौरी तौर पर माहिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। 3 सिम्टम बहुत ज़्यादा अहम हैं। वो 3 सिम्टम क्या हैं कि अगर अचानक से चेहरा एक तरफ मुड़ जाए, अचानक से बोलने में दिक्कत हो, या अचानक से
एक बाजू उठाने में, एक टांग उठाने में आपको दिक्कत हो तो फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाइए, क्योंकि ये फालिज की इब्तदाई अलामत हो सकती है। और जब हम फालिज की बात करते हैं तो याद रखिए कि फालिज के बाद हर मिनट में 1 मिलियन न्यूरॉन डैमेज होते हैं, 2 मिलियन न्यूरॉन डैमेज होते हैं। सो दिस इज़ अ ह्यूज डैमेज दैट इज़ गोइंग ऑन अगर हम फौरी तौर पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचते। अगर सीटी स्कैन में आपको हेमरेज मिलता है, यानी ब्लीडिंग मिलती है, तो ये ब्लीडिंग भी अगेन इस ब्रेन हेमरेज की बहुत सारी वजूहात हैं। ये अनकंट्रोल हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, ये दिमाग की शरेयान कहीं से एबनॉर्मली फूल जाए, एन्यूरिज्म की वजह से हो सकता है जो कि रप्चर हो जाता है और फिर ब्लीडिंग हो जाती है, या दिमाग की शरेयानों का और वेंस का आपस में गुच्छा बन जाए और वो एवी मालफॉर्मेशंस उसको बोलते हैं, वो हो जाएं और वो रप्चर हो जाएं, तो वो उसकी वजह से ये हो सकता है। या कुछ ब्लीडिंग टेंडेंसीज होती हैं, कुछ ऐसी बीमारियां जिसके अंदर जो है वो ब्लीडिंग की टेंडेंसी होती है, या खून पतला करने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हों, तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि अगर वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही हैं और डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल नहीं की जा रही, उसके बगैर ही इस्तेमाल, खुद ही से इस्तेमाल की जा रही हैं, तो फिर उस सूरत में ये ख़दशा होता है कि ये ब्रेन हेमरेज हो सकता है। अब ब्रेन हेमरेज के साथ मरीज़ हमारे पास आ गया, हमने सीटी करवाया और सीटी में ब्रेन हेमरेज डॉक्यूमेंट भी हो गया। अब क्या किया जा सकता है? कुछ इनमें से मरीज़ ऐसे हैं जिनकी वो हेमरेज ऐसी जगह पे पड़ा है जिसको आप इवैक्यूएट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उनको तो न्यूरोसर्जिकल इंटरवेंशन होती है, ऑपरेशन होता है और उसको निकाल लिया जाता है। और कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो कि फ़िट फॉर ऑपरेशन नहीं होते, ब्लीड बहुत बड़ा होता है, मरीज़ बेहोश हो चुका होता है और मरीज़ का कॉन्शियस लेवल इस कदर कम होता है कि हमें ये ख़दशा होता है कि खुदा ना खासा मरीज़ की हालत इतनी सीरियस है कि ऑपरेशन के दौरान ही उसकी जान जा सकती है, तो उस सूरत में हम ऑपरेशन नहीं करते। ये बुनियादी तौर पर फ़ैसला न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन ने बैठ के करना है कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को न्यूरो सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं। मरीज़ जब घर चला गया तो एक्चुअली 3 पीरियड्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इमीडिएटली मरीज़ आपके पास आया, अगर 3.5 से 4 घंटे की विंडो में आया तो आपने, अगर आपके पास वो फैसिलिटी है टीपीए की, तो आपने उसको वो टीपीए दिया। अगर फैसिलिटी नहीं है तो हम खून पतला करने वाली दवाई शुरू करते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई शुरू करते हैं और हम कॉज को जानने की कोशिश करते हैं कि कॉज क्या बनी, वजह क्या बनी कि इस मरीज़ को फालिज हो गया। हम उस कॉज को देखते हैं। जब ये वर्कअप सारा कंप्लीट हो जाता है, दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं बर वक्त और ये वर्कअप सारा कंप्लीट हो जाता है, तो फिर मरीज़ को 1 हफ्ते के बाद हम डिस्चार्ज कर देते हैं। घर में जाने के बाद मरीज़ को दवाइयाँ बाकायदगी से इस्तेमाल करनी है, खून पतला करने वाली दवाई, कोलेस्ट्रॉल लो करने वाली दवाई ये इस्तेमाल करनी है। और अगर शुगर या ब्लड प्रेशर या दिल का लाहका जो है वो आर्जा लाहक है, तो फिर इन चीज़ों को कंट्रोल करना, शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, स्मोकिंग को बंद कर देना और रोज़ाना वॉक करना, नमक और चिकनाई का बंद कर देना, मुरगन ग़िज़ाओं का बंद कर देना, बाज़ार की तली चीज़ों का बंद कर देना और शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना। और इसके साथ जो बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है, फिजियोथेरेपी। ये रिहेबिलिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि इग्नोर होता है। मरीज़ को दवाइयाँ दी जाती हैं लेकिन उसे फिजियोथेरेपी, वर्जिश नहीं करवाई जाती। जब फिजियोथेरेपी या वर्जिश नहीं होती तो मरीज़ जो है उसके जिस्म में अकड़ाहट आना शुरू हो जाती है और जैसे जैसे ये अकड़ाहट बढ़ती जाती है वैसे वैसे मरीज़ की डिसेबिलिटी परमानेंट होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। सो आप जब मरीज़ को घर में शिफ्ट करें तो जो अद्वियात डॉक्टर ने कहीं हैं वो अद्वियात बाकायदगी से इस्तेमाल करें, शुगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, दिल की अद्वियात बाकायदगी से इस्तेमाल करें, स्मोकिंग छोड़ दें, रोज़ाना वॉक करें और फिजियोथेरेपी दिन में कम अज़ कम 3 से 4 मरतबा कीजिए। अमूमी तौर पर फालिज के मरीज़ 6 महीने के अरसे में बहुत हद तक बेहतर हो जाते हैं और फंक्शनली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इस सवाल का जवाब इस बात पे मुनहसर है कि हमने रिस्क फैक्टर्स को जो कि उसकी वजह बने हैं उसको कितना कंट्रोल किया है, फिर हमने फालिज की अद्वियात कितनी बाकायदगी से इस्तेमाल की हैं
और हमने फिजियोथेरेपी की या नहीं की। मैंने आपको अर्ज़ किया कि इसका उम्र के साथ ताल्लुक़ नहीं। फालिज किसी भी आदमी को ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी हो सकता है। अगर आपको ओल्ड एज में हुआ है तो आपको और ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ओल्ड एज में ये डिसेबिलिटी का इम्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता है और वो डिसेबिलिटी फिर और बहुत सारी कबाहतों को जन्म देती है कि अगर मरीज़ खुद से हरकत नहीं कर रहा और वो लेटा रहता है तो बेड सोर्स बनने का अंदेशा है। मरीज़ को बेसिस के ऊपर, लंग्स के बेसिस के ऊपर पानी इकट्ठा, बेसल एटिलेक्टेसिस हो जाती है। अगर मरीज़ को सही तरीके से बिठा के खाना नहीं खिलाया जाता और उसकी केयर नहीं की जाती, ख़ास तौर पर खाना खिलाने के मामले में उसकी केयर नहीं की जाती और उसे नीम दराज होकर या लेटा के उसको पानी पिला दिया जाता है और खाना खिला दिया जाता है, तो उसको नमूनिया होने का अंदेशा है। और जब ओल्ड एज में नमूनिया होता है तो फिर रिकवरी स्ट्रोक की और ज़्यादा मुश्किल होती जाती है और मरीज़ जो है बतदरीज बेहोशी की तरफ जाता है और मरीज़ की जान भी जा सकती है। आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको और भी बहुत सारे लोगों तक ये फैलाइए।